लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, किसी को याद है? मैम स्टेट्स ऑफ मैटर्स ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारे आज का टॉपिक है गैस लॉज, जिसमें हमने बॉयल्स लॉ पढ़ना है जो कि प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप को शो करता है. देन वी विल स्टडी द चार्ल्स एंड गाल-लुसास लॉ, temperature and volume relationship, Avogadro's law, amount and volume relationship, combined gas law, the pressure temperature, amount volume relationship. First we will study the Boyle's law. बॉयल्स लॉ में प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप है. इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होगा और प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा. 1/p का मतलब है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये 100 ml गैस है और ये मर्करी लेवल है और ये इसका प्रेशर हमने मेजर करना है. जब हमने गैस की अमाउंट, इसका वॉल्यूम कम किया, 50 ml किया, तो उसके बाद आप देखें कि आपके पास उस वक़्त 750 मिलीमीटर मर्करी का प्रेशर है. लेकिन जब आपने इसको मज़ीद कम करके 33 ml किया तो प्रेशर इंक्रीज़ हुआ और आपके पास 1520 मिलीमीटर मर्करी प्रेशर है. तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम के डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है. दैट अकाउंट फॉर द इनवर्स रिलेशनशिप. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वॉल्यूम है गैस का जो कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप इंक्रीज कर रहा है और ये ml में लिया गया है. ये प्रेशर ऑफ द गैस है जो कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रहा है. ये आप देखें कि जैसे प्रेशर 100 था तो उस वक़्त आपके पास तकरीबन 750 के करीब जो था वो मिलीमीटर मर्करी प्रेशर था. जब आपके पास वॉल्यूम 90 के करीब हुआ तो आपका प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर 70 वॉल्यूम पे मज़ीद इंक्रीज हुआ. यहाँ पर आपके पास 50 वॉल्यूम है और प्रेशर आपके पास 1500 प्लस है. तो दिस शोज दैट प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है और वॉल्यूम के डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज होता है. सो दिस इज द बॉयज लॉ स्टेटमेंट. अगर हम देखें लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें आपके पास v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p. जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, जैसा कि ये कांस्टेंट है. ये k1 आपके पास कांस्टेंट है और एट कांस्टेंट टेम्परेचर. यहाँ से हम k1 की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो p जो है इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा. pv इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये एक जनरल स्टेटमेंट है बॉयल्स लॉ की. फिर उसके बाद अगर आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर pv इज इक्वल टू k1, ये आपके पास बॉयल्स लॉ की जनरल स्टेटमेंट हो. अगर आपके पास इनिशियल प्रेशर P1 हो, उस वक्त वॉल्यूम V1 हो, प्रेशर के इंक्रीज करने से वॉल्यूम V2 हो जाए और प्रेशर उस वक्त P2 हो, तो इसका मतलब ये है कि P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट. यहाँ पर क्योंकि इन ये दोनों इक्वल टू कांस्टेंट हैं, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट है और P2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो ये आपके पास एक और इक्वेशन है फॉर द बॉयल्स लॉ. ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है जिसमें इफ अ स्किन diver take a breath at the surface filling his lungs with 5.82 liter of air, what volume will the air in his lung occupy when he dives depth where the pressure is 1.92 atm? Assume constant temperature and that of the pressure at the surface is exactly 1 atmosphere. आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि आपने इसका V2 मालूम करना है. P1 आपके पास 1 है, V1 जो आपके पास है वो 5.82 लीटर है और P2 1.92 एटमॉस्फेयर है. आप सारे के सारे लोग अपनी नोटबुक्स निकालें और इसको सॉल्व करें अभी.
सब लोग इसको सॉल्व करें। मैम 3.03। जी, ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। इसको अपने सोल्यूशन के साथ टैली करें सारी क्लास। यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ल्स एंड गे लुसक्स लॉ, temperature volume relationship. This law shows that volume of a gas at a constant pressure is directly proportional to temperature. मतलब ये कि volume of the gas will increase as the temperature increase and volume of the gas will decrease as the temperature decreases. यहाँ पर आपके पास volume है, तो ये arbitrary units इसके लिए गए हैं, 500, 1000, 1500, ये increase हो रहा है। और ये आपके पास टेम्परेचर है -150 से ये आपके पास -100 और यहाँ पर 200 तक। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका वॉल्यूम भी उसी तरह से इंक्रीज होता जाएगा और इनका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट P। तो जब हम इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट जो होगा वो V इज इक्वल टू K1T होगा, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको एब्सोल्यूट जीरो का कंसेप्ट देना है। चार्ल्स लॉ जो है वो डिफाइन करता है एब्सोल्यूट जीरो को। ये देखें, ये आपके पास वॉल्यूम है और ये डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो पॉइंट है, इस पर आकर हर गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है, इसलिए इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। इसको हम जीरो केल्विन भी कहते हैं। तो ये जो है एब्सोल्यूट जीरो, जो कि -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या जीरो केल्विन है, इस पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। आप जितनी मर्जी डिफरेंट रेंज ले लें, जैसे ये 1 है, ये सेकंड रेंज है, ये थर्ड रेंज है, सारी की सारी आकर -273.15 पर उनका जो वॉल्यूम है वो जीरो हो जाएगा। तो ये मैं आपको बताई थी कि चार्ल्स एंड गे लुसक्स लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप, जिसमें V इज इक्वल टू K2T। आप K1 भी ले सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आपने सिर्फ कांस्टेंट ही लेना है। मैम जीरो क्यों हो जाता है वो वॉल्यूम? क्योंकि गैसेस लिक्विड गैसेस का जो अपना वॉल्यूम है वो वहाँ पर जीरो इसलिए हो जाता है कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पर जाकर इनकी जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो गैसेस के बजाय लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो लिक्विड होता है और गैसेस नहीं होती। ठीक है, लेकिन मैम गैसेस का एक लिक्विड का जो वॉल्यूम वो जीरो तो नहीं ना होता? गैसेस की हम बात कर रहे हैं, ये गैसियस का लॉ है, हम लिक्विड्स की बात नहीं कर रहे यहाँ पर। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है। गैसेस नो मोर एग्जिस्ट आफ्टर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती फर्दर, तो उसके बाद उनका वॉल्यूम तो नहीं होगा, उसके बाद लिक्विड एग्जिस्ट करता है। मैम ये चार्ल्स एंड गे लुसक्स ने ये कंबाइन लॉ दिया था या फिर इन दोनों के लॉज डिफरेंट है? सेपरेट था, लेकिन दोनों का क्योंकि सेपरेट इस तरह से था कि जब लॉज प्रेजेंट किए जाते थे उस वक़्त ये रिसर्च पेपर जो रिसीव हुआ था वो नियरली सेम टाइम पे रिसीव हुआ था, इसलिए इन दोनों की जो कंट्रीब्यूशन थी वो कंबाइन करके स्टडी की गई। मतलब कंसेप्ट दोनों का सेम था, लेकिन अलग अलग काम किया था इन्होंने। उसके बाद हमारे पास V इज इक्वल टू K2T है कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ से हम K2 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू K2 कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम V1 हो एट टेम्परेचर T1 और फाइनल वॉल्यूम आपके पास V2 हो एट टेम्परेचर T2, तो हम इसको लिखेंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने जितने भी
लेने हैं वो आपने केल्विन में लेने हैं, ठीक है। टेम्परेचर को पहले आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में और उसके बाद फिर आपका ये होगा। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये टेम्परेचर किस तरह पता चलता है? यहाँ पर तो उसने मेंशन कर दिया ना कि केल्विन में लेना है। अगर अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाता है किसी भी किस्म का, उसमें टेम्परेचर लाजमी है केल्विन में ही लेना? टेम्परेचर का जो यूनिट है वो कौन सा है? एसआई यूनिट। लेकिन मैम कुछ होते हैं मतलब कि न्यूमेरिकल्स वगैरह जिसमें हम डिग्री सेल्सियस लेते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप लोगों को पता है कि जब आपके पास ये लॉ है तो इस लॉ के बाद आप लोगों ने केल्विन में ही टेम्परेचर लेना है, और अगर आप सेंटीग्रेड में लेंगे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यूनिट आपको चेंज होंगे और तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैम वैल्यूज भी मतलब चेंज होती हैं। आपने एक सिस्टम रखना है। अगर आपने एसआई के अंदर लेना है सारा तो उसी के अंदर लेना है, और अगर आपने सेंटीग्रेड में लेना है तो उसके साथ उसी तरह से फिर आपने, मतलब बाकी यूनिट भी फिर आपने उसी तरह से चेंज करने हैं। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोग ये करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, वो करेंगे तो वो हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप लर्निंग पे फोकस करें, फजूल किस्म के सवालों में अपने दिमाग को इंटेगल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बता दिया गया ना कि केल्विन में लेना है, इसलिए बताया गया क्योंकि आगे कन्वर्ट करके केल्विन में लिया गया है। और इसलिए भी आपको बताया गया कि आपको ये पता हो, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कन्वर्जन बताई थी ना। करें इसको सॉल्व, ये सॉल्व हुआ हुआ है लेकिन फिर भी इसको अपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करें। अगर आप सी में लेंगे तो यहाँ पर लीटर के बजाय डीएम क्यूब होगा। मुझे आप पहले ये बताएं कि जब आप सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या है? हम 273 में 273 डिग्री ऐड सेल्सियस कर को देते ऐड हैं। कर देते हैं। जी, डिग्री सेल्सियस को 273.15 के अंदर आप ऐड कर देते हैं। 15 भी आपने जहन में रखना है। इसको सॉल्व करें एक मरतबा अपनी नोटबुक के ऊपर। मैम 15.82 लीटर। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। ये डील करता है कि अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और उसके वॉल्यूम के साथ। ये लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर प्रेजेंट किया गया है। मतलब आपने दो वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होंगे। तो V is directly proportional to N. Volume of the gas is directly proportional to amount. तो इसको जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर हमने कांस्टेंट K3 लिया है क्योंकि ये तीसरा लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं, आप कोई सा भी कांस्टेंट ले सकते हैं। देन V इज इक्वल टू K3N एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब हमने यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास V डिवाइडेड बाय N हो जाएगा। अगर इनिशियल वॉल्यूम आपके पास V1 है उस वक्त नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट आपके पास N1 होगी। तो V1 और N1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। जब फाइनल वॉल्यूम V2 है तो अमाउंट आपके पास N2 होगी। तो V2 ओवर N2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। दोनों इक्वेशंस को जब आप इक्वेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। एवोगाड्रोस लॉ को मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए हमने देखना है कि अमाउंट और वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या है। ये हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स को इंडिविजुअली यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर दो इसलिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन मालिक्यूल है, एटम नहीं है।
hydrogen H2, 3 molecule of hydrogen combine will 1 molecule of nitrogen, this is N2, and they will form the 2 molecules of ammonia, this is nitrogen, and these white are hydrogen. तो यहाँ पर आपके पास देखें, आपके पास 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के थे, 1 मॉलिक्यूल आपके पास नाइट्रोजन का था, जिन्होंने कंबाइन होके 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनाए। इसका मतलब है कि 3 moles of hydrogen combine with 1 mole of nitrogen to form 2 moles of ammonia, या दूसरे अल्फाज में आप 3 parts या 3 volumes of hydrogen combine with 1 volume या 1 part of nitrogen to form the 2 volumes या 2 parts of ammonia. ये अब न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करें। आपने वॉल्यूम इसमें मालूम करना है, फार्मूला ऑलरेडी आप लोगों को पता है, इसको सॉल्व करें। हो गया सॉल्व। जी, सॉल्व किया है किसी ने? क्लास मैम कर रहे हैं अभी। करें करें। मैम आई थिंक 2 लीटर बनता है।
मैम 3 लीटर बनता है उसका वॉल्यूम। हम 3.24। ने कर लिया न्यूमेरिकल सॉल्व। आपको मेरी आवाज आ रही है क्लास? यस मैम। आवाज तो आ रही है। स्क्रीन आपके साथ शेयर नहीं हो रही ना? नो मैम। क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो दरमियान में 40 मिनट्स के बाद जब वो इंटरप्ट हो जाता है सेशन, फिर उसके बाद कोई और होस्ट है और उसने डिसेबल कर दी हुई है स्क्रीन शेयरिंग, और मुझे ये नहीं पता कौन होस्ट है। मैम आपके नाम के साथ ही आ रहा है। लेकिन ये मैं अनेबल हूँ ना, मैं इसको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती हूँ। मैम दोबारा मीटिंग कर लेते हैं। ठीक है, मैं दोबारा इसका यूआरएल जनरेट करती हूँ और फिर दोबारा मीटिंग करते हैं। ओके, कल सॉल्व करने के लिए दिया था, कर लिया आप लोगों ने सॉल्व? मैम ये नहीं था। ये वाला नहीं था मैम। यही वाला था। मैम वो तो मोल। अच्छा ठीक है, ये था, ये कर लिया है। यस मैम। ये इसका सोल्यूशन है, ये चेक कर लो। यस मैम 3.24 निकला। उसके बाद हमारे पास है कंबाइंड गैस ला, ये तो हो गया है ना जी। उसके बाद है हमारे पास आइडियल, ये आप अपने माइक का देखें जो भी है आप। हाँ, अपने माइक म्यूट करें, जब आपको कहा जाए सिर्फ उस वक्त ओपन करें जब आपने बात करनी हो। ओके, अगले हमारे पास टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें हम दो टॉपिक पढ़े हैं, ड्राइविंग द आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द एम्पिरिकल गैस लॉज एंड एप्लीकेशंस ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन। मैम अभी कंबाइन लॉ फर्स्ट, पढ़ना है हमने। कंबाइंड लॉ आप लोगों ने पढ़ तो लिया है? नहीं मैम अभी हमने वहां पर सिर्फ वो प्रॉब्लम तक पढ़ा था। प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है तो उसके बाद आगे यही है ना, आइडियल गैस वो मैम ये इक्वेशन। प्रॉब्लम अभी नहीं की हमने। अच्छा, यहाँ से ये पढ़ना वाला है। आपने यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। मैंने असल में पढ़ाया था, आपका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। इसमें हमने जितने भी पिछले लॉ पढ़े हैं उनकी जो थी, हमारे पास P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 था, फिर उसके बाद हमारे पास V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 था, फिर हमारे पास V1 ओवर N1 इज इक्वल टू V2 ओवर N2 था।
तो ये हमने उन सारी इक्वेशंस को जब कंबाइन किया तो हमारे पास P1 V1 ओवर N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर N2 T2 आ गया। तो ये जो है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और अमाउंट ये रिलेशनशिप है। अब हम देखें कि अगर हमारे पास फिक्स अमाउंट ऑफ गैस हो, जिसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अदर गैस, तो N1 विल बी इक्वल टू N2। तो इस इक्वेशन में से फिर N1 और N2 क्योंकि कांस्टेंट हैं ये रिमूव हो जाएंगे, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। ये आपके पास इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन के बाद ये न्यूमेरिकल है जो आपने इस इक्वेशन को देख के सॉल्व करना है। आप अपने अपने नोटबुक के ऊपर इसको सॉल्व करें। देखिए इसमें भी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिए गए हैं, लेकिन इनको कन्वर्ट किया गया है केल्विन में और उसके बाद ये केल्विन में यूज हुआ है। मैम 93406 लीटर। गलत, दोबारा सॉल्व करें। तसल्ली से सॉल्व करें। मैम 10.22। जी, सारे जितने भी लोग हैं ये टैली करें और ये आप लोग इनको सीरियस लें क्योंकि आपके पेपर में यही कुछ ही आने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइविंग द आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम द एम्पिरिकल गैस लॉ और उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें हमने सारे लॉस को कंबाइन करना है। जैसे फर्स्ट लॉ है आपके पास बॉयल्स लॉ, जिसकी स्टेटमेंट थी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P। फिर उसके बाद हमारे पास चार्ल्स लॉ, जिसकी स्टेटमेंट थी कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर।
जिसको हमने एम्पिरिकली लिखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। उसके बाद हमारे पास था एवोगैड्रोस लॉ, जिसकी था कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, तो इस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको हमने लिखा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अब देखें ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P है, यहाँ पर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है। इक्वेशन 1, 2, 3 को आप कंबाइन करें तो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T ओवर P। फिर आप जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे तो आपके पास यहाँ पर R आ जाएगा। R जो है वो जर्नल गैस कांस्टेंट है। देन V इज इक्वल टू R N T ओवर P। जब हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, P दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स, R जो है जनरल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अब उसके बाद हमारे पास थोड़ी सी ड्राइविंग द आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट है कि आर, जैसे अभी यूनिट्स की बात हो रही थी, आर की वैल्यू क्या है और किन यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, ये आपने लाजमी याद करने हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 0.08206 जब इसके यूनिट होंगे लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल। इसकी वैल्यू होगी 62.36 अगर इसके यूनिट होंगे लीटर टॉर पर केल्विन मोल। इसकी वैल्यू 0.08314 जब लीटर बार पर केल्विन मोल होंगे। 8.314 जो हम मोस्टली यूज करते हैं मीटर स्क्वायर पास्कल पर केल्विन मोल। 8.314 जॉउल पर केल्विन मोल। ये जो है इसको जॉउल भी कहते हैं, इक्वल टू मीटर स्क्वायर इंटू पास्कल इज इक्वल टू जॉउल पर केल्विन मोल। फिर 1.987 होगी अगर जॉउल को आप कैलोरीज में कन्वर्ट कर देंगे, कैलोरी पर केल्विन पर सॉरी मल्टीप्लाइड इनटू मोल। तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं जनरल गैस इक्वेशन में। जो कांस्टेंट आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट की आर की वैल्यू जब डिफरेंट यूनिट्स के साथ इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, और ये आपने ना सिर्फ यूनिट याद रखने हैं बल्कि इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी याद रखनी है। अब इसके बाद अगर आपके पास वॉल्यूम 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि 273.15 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहते हैं इन कंडीशंस को। तो उस वक्त जो वॉल्यूम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एसटीपी पे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन को रीअरेंज करके। V इज इक्वल टू nRT ओवर P। V आपके पास वॉल्यूम है 1 मोल, अगर आपके पास N की वैल्यू है, R आपने यूज़ किया है 0.0826 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन मोल का, T 273.15 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। ये सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आएगा 22.41 लीटर। तो अगर कोई भी आपके पास गैस हो तो उसका वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.41 लीटर होगा। अब उसके बाद आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करें और फिर मुझे इसका आंसर बताएं।
24.46। अब क्लास इसको देख लें अच्छी तरह, जिन्होंने नहीं सॉल्व किया वो भी सॉल्व कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा हमने क्या किया, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी था, तो इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया है। तो एन और उसके साथ जो आर टी था ये दूसरी साइड पे चला गया, और पी के साथ पी वी था, तो वी जो है वो इस साइड पे आ गया। तो एन ओवर वी इज इक्वल टू पी ओवर आर टी। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इक्वेशन 1 को दोनों साइड पे आपने मॉलिक्यूलर वेट यानी कि m से मल्टीप्लाई करना है। आपने लेफ्ट साइड पे और राइट साइड दोनों पे आपने m से इसको मल्टीप्लाई किया, तो आपने m इंटू एन ओवर वी, मॉलिक्यूलर वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। तो आपके पास एम एन जो होगा वो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ओवर वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू डी डेंसिटी, और पी एम ओवर आर टी आपके पास इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी के। इस इक्वेशन को यूज करके आप गैसेस की डेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। मोलर मास आपको दे दी गई है, तो इसको कैलकुलेट करें और फिर मुझे बताएं कि कितनी डेंसिटी आई है। एक मिनट में दोबारा इक्वेशन देख लें। मैम मास पर यूनिट वॉल्यूम तो हो गया ना, ये डेंसिटी, ये एन कहाँ गया? बेटा मॉलिक्यूलर वेट को जब आप एन से अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मास के इक्वल होता है, ठीक है। एम मॉलिक्यूलर वेट है, मास नहीं है। मास के यूनिट स्मॉल एम होते हैं, ये कैपिटल एम है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें आप। वो कहाँ पे है आपके साथ जो फीमेल स्टूडेंट थी, वो कहाँ पे है? ये ज़्यादा क्लास कहाँ पे है? मैम 1.95। यहाँ पे 8 आ रहा है, आपने कहाँ पे मिस्टेक किया? मैं गेन करता हूँ।
क्या बेटा ऊंचा बोलो थोड़ा। यस मैम 1.8 1.79 के करीब बन रही है और ये अप्रोक्सीमेटली 1.8 के इक्वल। ओके गुड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन विद गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस रिएक्टेंट, ये टॉपिक होगा हमारे पास। फिर डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम ड्यूरिंग द चेंज इन प्रेशर, प्रेडिक्टिंग द वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस प्रोडक्ट्स। इसमें फर्स्ट जो है कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस रिएक्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल। अगर आपके पास कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर है तो इसका मतलब है कि आपने 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया है। ठीक है, 1 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड और 1 ml ऑक्सीजन और 2 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर एक्चुअली N1 ओवर N2 होता है तो ये इस तरह से इसको लिखा गया है। हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? $28। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 16 ठीक है, 32। 32 होगा। यस मैम हाँ ऑक्सीजन क्योंकि 8O2 का 32। बिल्कुल। और 32 को उसके अंदर आप ऐड करें कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, 60 मैम। ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने पीछे जो इक्वेशंस यूज की हैं इनमें से आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो कौन सी इक्वेशन आपके पास आएगी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर के लिए? सोल्यूशन सामने है, आप तो कम से कम इक्वेशन याद कर लो। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के पास ये सॉल्व किया हुआ आपके सामने है, अब मुझे ये फाइंड आउट करके बताएं कि किस फार्मूला से सॉल्व किया गया है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। इक्वेशन लगाएं और उसके बाद मुझे बताएं। मैम V1 और N1 इंटू V2। ठीक है, कैलकुलेट करें। ये मुझे बताएं कि ये V आपने कैसे इसका कैलकुलेट किया है। आपको कैसे पता चला कि 65.8 ml कार्बन मोनोऑक्साइड है?
मैम ये एक्सप्लेन कर दी, नहीं समझ आ रहा। थोड़ा सा फोकस तो करें, समझ आ जाएगी, बहुत आसान है। मैम ये पहली वाली टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है सेकंड के साथ या इज इक्वल टू का साइन है, दोनों ही आगे मेंशन। इक्वल टू है, वो गलती से मेंशन है। अच्छा मैम इसमें ये फाइंड किया गया ना कि ऑक्सीजन का कितना हमें वॉल्यूम चाहिए होगा अगर CO का इतना वॉल्यूम हो। बिल्कुल। तो मैम ये CO के वॉल्यूम के साथ हमने इसकी रेशो को मल्टीप्लाई करना है और उसका वॉल्यूम आ जाएगा। एग्जैक्टली अब करके देखें इसको। बेटा बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग अपना करें चार्ज, आपका हो जाएगा आराम से। आपको ऑलरेडी मैंने स्लाइड दिखाई हुई है जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि कैसे वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है, बताया था ना आपने ऑलरेडी। एक न्यूमेरिकल भी इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया है। इसको देखें, इससे आपको जब आप इसको देखेंगे ना तो आपको थोड़ी ज्यादा आसानी होगी। इसमें आपके पास सोडियम है, 1 मोल ऑफ सोडियम, और नीचे आपके पास क्या है 22.99 ग्राम ऑफ सोडियम। ये बताएं कि 22.99 ग्राम कहाँ से आया। ये देखें, ये जितने मोलर ग्राम में। सोडियम होगा जी उतने मोल्स उसके होंगे, फिर उसके बाद जो जितने मोल्स जितने मोल सोडियम के होंगे उतने मोल्स आगे क्लोरीन के होंगे, और फिर वहां से मोल्स को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर आपके पास फार्मूला दिए हुए हैं, 1 मोल सोडियम डिवाइडेड बाय 22.99 ग्राम सोडियम। उसके बाद है आपके पास एक्स हमने मालूम गए ना, 1 मोल क्लोरीन ओवर 2 मोल ऑफ सोडियम। ये देखेंगे 1 मोल है और ये 2 मोल है, और यहाँ पर आपके पास है RT/P, दैट इज इक्वल टू योर आंसर। ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसको जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी, ये उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किए गए हैं। जैसे अब ये एक सैंपल प्रॉब्लम है, पिछले दो को जहन में रखें और इसको सॉल्व करें।
ये कैलकुलेट करें। आपको पता है ना एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ अ गैस क्या होता है? हमने कैलकुलेट किया है 22.4। ये जहन में रखें, एसटीपी जहन में रखें और फिर इसको सॉल्व करें। आप लोगों की ना क्लास किसी टाइम भी डिस्कनेक्ट हो सकती है, इसलिए आप ये जो है ना अगर सोल्यूशन इसको भी फौरन फौरन जहन में रखें सॉल्व करते हुए। और ऊपर देखें बताया भी गया है कि मोलर मास ये इसकी इतनी है और 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और फिर कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है, 1 ओवर ये 1000 ग्राम इंटू 1 मोल ओवर 77.98। तो ये आप इस तरह से इसके मोल्स कैलकुलेट करते हैं। इसको इन्वर्स करें तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये आगे आपने इसके कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपने सोडियम ऑक्साइड के किए। उसके बाद अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के ये इस तरह से करेंगे क्योंकि आपके पास 2 मोल्स थे और 2 मोल्स आपके पास इसके थे और ये आपने कैलकुलेट किया है तो आपके पास इसका ये आंसर आएगा। फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो ये आपके पास यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ जाएंगे, जनरल गैस कांस्टेंट आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड प्रेशर है। तो उस वक्त आपके पास 287.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चाहिए होगी रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, मैम ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा आखिर में। मैं कर देती हूँ।